रात का वक्त शार्किंग नाइट क्लब में। ये नाइट क्लब दिल्ली का काफी जाना माना नाइट क्लब था। यहाँ काफी बड़े बड़े लोग आया करते हैं और वह सब शहर के जाने माने रईस बिजनेसमैन हैं। अब बड़े लोग हैं तो उनकी डिमांड तो थोड़ी ज्यादा होगी ही, और डिमांड ज्यादा मतलब वहाँ के वर्कर्स का काम ज्यादा। आज भी दिल्ली के कुछ रईस बिजनेसमैन इस नाइट क्लब आ गए थे, जिसके कारण वाणी नाइट क्लब में आते ही आज काफी बिजी हो गई थी। वाणी को कभी कभार कुछ ऐसे सरफिरे अमीर बिजनेसमैन को भी टॉलरेट करना पड़ता था जो थोड़ा घमंडी और रूड होते थे, जिन्हें अपने पैसे और पावर का काफी घमंड होता था। वह जानबूझकर वहां के वर्कर्स को परेशान करने के लिए कोई ना कोई मुसीबत खड़ी करते रहते थे। वाणी भी आज कुछ ऐसी मुसीबत में फंस गई थी जिससे वह काफी कोशिश करने के बाद भी फिलहाल के लिए निकल नहीं पा रही थी। हालांकि वाणी ने जाने से पहले त्रिशा को बताया कि राहुल किस कमरे में था। त्रिशा ने साहस जुटाया, लेकिन फिर भी उसने एक भी कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। उसने एक नजर मेज पर रखी बियर पर डाली और बोतल को एक ही बार में खाली कर दिया। बियर की एक ही बोतल अंदर जाने के बाद त्रिशा को अब किसी से कोई डर नहीं था। त्रिशा ने अपना सिर हिलाया। उसे अब अपना सर घूमता हुआ था। महसूस हुआ, ऐसा लगा कि वह किसी भी वक्त चक्कर खाकर गिरने वाली है। उसने खुद को सहारा देने के लिए बार काउंटर को पकड़ लिया और हिलते डुलते हुए इधर उधर देखने लगी। उसे अपने चारों तरफ धुंधली इमेज दिखाई देने लगी। तभी उसने किसी को अपने करीब आते हुए देखा। चेहरा तो साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी पर्सनालिटी काफी हद तक राहुल जैसे ही दिखाई दे रही थी। सामने उस इंसान को देखते हुए त्रिशा के खूबसूरत चेहरे पर अचानक से एक बड़ी सी स्माइल आ गई और वह बिना किसी डर या झिझक के वह उस इंसान की बाहों में गिर गई और उसका कॉलर पकड़ लिया। त्रिशा की आंखों जलते हुए तारे की तरह चमक उठी। वह अपनी टिमटिमाती आंखों से सामने वाले इंसान को देख रही थी। त्रिशा ने अचानक से उस आदमी के कॉलर को पकड़कर अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने करीब खींचा। खींचने के बाद वह खुद को ही संभाल नहीं पाई और वह उस आदमी के चेहरे से जा टकराई। अब त्रिशा के होंठ आदमी के गालों पर रखे हुए थे और दोनों हाथ उसके मजबूत सीने पर टिके हुए थे, और उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें उस आदमी के परफेक्ट चेहरे को देख रही थी। आदमी ने त्रिशा को गिरने के डर से उसे उनके कमर से थाम लिया था। अब वह उस आदमी के मजबूत बाहों के घेरे में कसी हुई थी, जिससे त्रिशा का अब हिलना डुलना बंद हो गया था। त्रिशा ने धीरे से अपने चेहरे को अलग करके कई बार पलके झपकाकर सामने वाले इंसान को देखा, जैसे वह कुछ कंफर्म करना चाहती हो। थोड़ी देर देखने के बाद अचानक से त्रिशा के होंठ सुंदर मुस्कान में मुड़ गए थे। फिर वह धीरे से झुकी और अपनी धीमी आवाज में उस इंसान के कानों में फुसफुसाया, राहुल, क्या तुम जानते हो कि मैं तुम्हें कितना ज्यादा पसंद करती हूँ? 10 साल, हाँ 10 साल से मैं तुम्हें सीक्रेट रूप से प्यार करती हूँ। मैं वास्तव में तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। क्या तुम मेरी जिंदगी की आखिरी इच्छा पूरी कर सकते हो? त्रिशा धीरे धीरे सामने वाले के कानों में बड़बड़ा रही थी। राहुल किसी काम की वजह से कुछ देर के लिए नाइट क्लब से बाहर चला गया था, लेकिन जैसे ही उसने नाइट क्लब के अंदर कदम रखा और अपनी आंखों को ऊपर किया तो वह सामने का नजारा देख वह स्तब्ध रह गया। उसका मुंह अपने आप पूरा खुल गया और काफी देर तक अपने शॉक्ड एक्सप्रेशन से सामने देखता रहा। अभिमन्यु अंकल, यहाँ क्या हो रहा है? क्या मेरी आंखें खराब हो गई हैं? क्या मैं जो देख रहा हूँ वह कोई सपना है? हाँ, यह केवल एक सपना ही हो सकता है। भला अभिमन्यु अंकल किसी लड़की को गले कैसे लगा सकते हैं? वह तो लड़कियों से हमेशा दूरी बनाकर रखते हैं। उन्हें तो लड़कियों का पास आना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, पर फिर यह कैसे? क्या सच में यह मेरे अभिमन्यु अंकल ही है? राहुल ने पहली बार ऐसा कुछ देखा था। शौक के कारण वह अपनी जगह पर जम गया था। उनके पूरे परिवार ने पहले ही मान लिया था कि अभिमन्यु को लड़कियों से नफरत है, क्योंकि जब भी उसके सामने किसी भी लड़की का जिक्र किया जाता था या उनकी शादी की बात की जाती थी तो वह गुस्से से भर जाया करता था। और उन्होंने घर वालों को स्ट्रिक्टली मना भी किया था कि आज के बाद कोई भी उनके पास किसी भी लड़की को लेकर ना आए, क्योंकि उन्हें शादी नहीं करनी है। दिल्ली शहर में तो यह भी अफवाह थी कि अभिमन्यु को लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है। शायद उसे लड़कों में इंटरेस्ट है, क्योंकि वह अक्सर ही कुछ अमीर बिजनेसमैन से घिरा होता था, पर लड़कियां उसके आसपास भी भटक नहीं पाती थीं। यहाँ तक कि आज तक किसी ने अभिमन्यु की कोई गर्लफ्रेंड होने की खबर भी नहीं सुनी थी। लेकिन अब सामने का नजारा देखने के बाद राहुल को उन अफवाह उड़ाने वाले इंसानों को ढूंढकर पीटने का मन कर रहा था। हालांकि अफवाह के बावजूद सीक्रेटली उसके घर वाले अभी भी अभिमन्यु के लिए एक सूटेबल वाइफ ढूंढने की कोशिश में लगे हुए थे।
अभिमन्यु ने अपनी बाहों में लिपटी हुई तृषा को देखा और फिर उसने चारों तरफ अपनी गहरी कोल्ड निगाहों को घुमाया। उसने जब देखा कि सारी नजरें केवल उसकी बाहों में लिपटी हुई तृषा पर जमी हुई थी तो उसका चेहरा तुरंत डार्क हो गया। अभिमन्यु ने पलटकर अपने पास खड़े बटलर की ओर देखा और अपनी सर्द आवाज में उन लोगों को ऑर्डर देते हुए कहा, ध्यान से देखो, इनमें से कोई भी इंसान अगर इस तरफ देखने की हिम्मत करता है तो उसे पकड़कर मेरे सीक्रेट अड्डे पर ले जाओ। फिर मैं यह डिसाइड करूंगा कि उन्हें किस तरह से टॉर्चर करना है। इतना कहने के बाद अभिमन्यु ने एक बार फिर अपनी सरसरी निगाह से चारों तरफ देखा और फिर अपनी बाहों में लिपटी हुई उस छोटी सी लड़की को देखा। बिना वक्त गंवाए अभिमन्यु ने तुरंत तृषा को अपनी बाहों में उठाया और लंबे कदम भरते हुए नाइट क्लब से बाहर चला जाता है। उसने बाकी सबको इग्नोर कर दिया था, यहाँ तक कि उसने राहुल को भी इग्नोर कर दिया, जैसे कि राहुल वहाँ कभी था ही नहीं। वही क्लब में बाकी सब लोग जब अभिमन्यु के शब्द सुनते हैं तो तुरंत अपनी नजरों को हटाकर दूसरी तरफ देखने लगते हैं। अभिमन्यु की धमकी सुनकर किसी ने भी दोबारा हिम्मत नहीं की एक नजर उसकी तरफ देखने की भी। उन्होंने पहले ही रयूमर्स सुन रखे थे कि अभिमन्यु कितना क्रूअल और रूथलेस इंसान है। वह जो कहता है वही करता है। क्या पता वह सच में अभिमन्यु के बटलर उन्हें पढ़कर ले जाएं और फिर ना जाने अभिमन्यु उन्हें किस तरह से टॉर्चर करें। वह लोग तो इस ख्याल से ही डर गए थे। वहीं कुछ लोगों को इस चीज का भी अफसोस हो रहा था कि उन्होंने पहले क्यों नहीं देखा कि अभिमन्यु की बाहों में कोई लड़की है। लेकिन जब तक उन्हें यह एहसास होता तब तक में लड़की का चेहरा अभिमन्यु की चेस्ट में घुसा हुआ था। अब वह केवल अफसोस कर सकते थे, काश उन लोगों ने लड़की का चेहरा देखा होता, लेकिन अब शायद बहुत देर हो चुकी है। अब तो वह उस तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। वहां खड़े सब लोग क्यूरियस थे कि रूड और एरोगेंट अभिमन्यु किस लड़की को छुपा रहा है। शायद वह बहुत ज्यादा खूबसूरत है, इसलिए तो वह अभिमन्यु जैसे हार्टलेस इंसान के इतना करीब आ पाई। सब लोग देखना चाहते थे कि वह लड़की आखिर कितनी सुंदर है। वहीं पीछे खड़ा राहुल अभी भी शॉक में ही था। वह किसी मूर्ति की तरह वहां खड़ा हुआ था, जैसे कि उसे अपने आसपास का शोर सुनाई ही न दे रहा हो। वह अपने शॉक्ड एक्सप्रेशन के साथ अभिमन्यु को बाहर जाते हुए देख रहा था। राहुल अपना मुंह खोलने ही वाला था, लेकिन उसे पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया गया था। अभिमन्यु ने राहुल को कुछ भी कहने का मौका ही नहीं दिया। जब तक में राहुल होश आता तब तक में अभिमन्यु क्लब के बाहर जा चुका था। वह अभिमन्यु के इस एक्शन से अम्यूज्ड था। वापस आ गया और वह बिना वक्त गंवाए बाहर की ओर दौड़ पड़ा। जब वह क्लब के बाहर आया तो उसने अभिमन्यु को तेज कदमों के साथ अपनी कार की ओर जाते हुए देखा। वह भी तेजी के साथ अभिमन्यु के पास पहुंच गया और पीछे से आवाज देने लगा, अभिमन्यु अंकल, अभिमन्यु अंकल। अभिमन्यु ने अपनी ठंडी नजरों से पलटकर राहुल की तरफ देखा तो राहुल एकदम से अपनी जगह पर रुक गया, लेकिन वह डर में भी अपनी क्यूरियोसिटी को छुपा नहीं पा रहा था। हालांकि उसकी अभिमन्यु से कुछ भी पूछने की हिम्मत तो नहीं हो रही थी, लेकिन आज उसने पहली बार किसी लड़की को अभिमन्यु के पास देखा था, इसीलिए वह क्यूरियस था और जानना चाहता था कि वह लड़की कौन है। राहुल ने धीरे धीरे अपना कॉन्फिडेंस इकट्ठा किया और फिर डरते हुए अभिमन्यु की तरफ देखा। उसने अपने थूक को निगल लिया और अपनी धीमी आवाज में अभिमन्यु से पूछा, अभिमन्यु अंकल, यह लड़की कौन है? राहुल आगे पूछना चाहता था कि क्या आप दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो? आप दोनों कब से एक साथ हो? लेकिन अभिमन्यु के चेहरे के डार्क एक्सप्रेशन को देखकर राहुल की हिम्मत नहीं हुई कि वह अभिमन्यु से कोई और सवाल पूछ सके। अभिमन्यु ने अपने स्टाइल्स चश्मे को बैलेंस किया, जिसका संतुलन तृषा ने बिगाड़ दिया था। लड़की को अपने बाहों में लिए हुए भी वह अभी भी बहुत ज्यादा चार्मिंग और सिडक्टिव लग रहा था, लेकिन उसकी अपीयरेंस बहुत ही डोमिनेटिंग और डरावनी थी। अभिमन्यु ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी थी। उसने अपनी कोल्ड नजरों से राहुल को देखा और कुछ ऐसा कहा जो उसके अपीयरेंस के बिल्कुल मैच कर रहा था। राहुल, तुम तो सच में कुछ ज्यादा ही बड़े हो गए हो, जो अब तुम मेरे मामलों में दखल देने की हिम्मत कर रहे हो। अगर तुमने मुझे फिर से परेशान करने की हिम्मत की तो तुम दोबारा इस दिल्ली शहर में दिखाई नहीं दोगे। अभिमन्यु की आवाज बहुत शांत थी, लेकिन उसकी आवाज में उसके चेहरे की तरह ही कोल्डनेस महसूस की जा सकती थी। राहुल हैरान हो गया था। क्या किसी से एक सवाल करना उसे परेशान करना कहते हैं? क्या अभिमन्यु उसका अंकल नहीं था? फिर वह उसे दिल्ली शहर से निकालने की धमकी कैसे दे सकता है?
पर अगर अभिमन्यु ने कहा है तो वह जरूर उसे दिल्ली से बाहर निकालकर फेंक देगा। भला किसकी हिम्मत होगी कि वह अभिमन्यु को रोक सके? उसे रोकने की हिम्मत तो रायजादा फैमिली में भी नहीं थी। वह खुद भी अभिमन्यु से काफी डरते थे। राहुल ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया और 2 कदम पीछे हट गया। अभिमन्यु ने त्रिशा पर नजर डाली। वह बहुत नशे में थी और उसकी चेस्ट पर लेटी हुई थी। वह इस वक्त एक छोटे से बिल्ली के बच्चे की तरह लग रही थी जो अपने कंफर्टेबल जगह पर सुकून से लेटी हो। इस नशे की हालत में भी वह इतनी खूबसूरत लग रही थी कि कोई भी आदमी खुद को उसकी तरफ अट्रैक्ट होने से रोक नहीं पाएगा। त्रिशा को कुछ भी पता नहीं था कि क्या हो रहा है। उसने तिरछी निगाहों से अभिमन्यु को देखा और उसका कॉलर खींच लिया, जिससे उसकी साफ झुर्रियों रहित शर्ट खराब हो गई। त्रिशा ने कहा, मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन मैं अब भी तुम्हें पसंद करती हूँ। क्या हम आज रात, मतलब मैं और तुम आज एक हो सकते हैं? अभिमन्यु ने जल्दी से त्रिशा का मुंह अपने हाथ से ढक दिया। अभिमन्यु ने अपने होठों पर बड़बड़ाया, बेवकूफ लड़की, जब तुमसे शराब संभलती नहीं है तो तुम पीती क्यों हो? देखा तुमने खुद का क्या हाल बना लिया है? तुम सच में एक पागल ही हो। वही कुछ दूर पर खड़ा राहुल, जिसका पूरा अटेंशन केवल अभिमन्यु और उसकी बाहों में छिपी हुई लड़की पर ही था, वह अचानक से लड़की के शब्दों से हैरान हो गया। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि अभी अभी उसने क्या सुन लिया। क्या यह लड़की अभिमन्यु अंकल को खुद के साथ हैंग आउट करने के लिए ऑफर दे रही थी? सच में यह लड़की जरूर अभिमन्यु अंकल के लिए कुछ ज्यादा ही प्रेशियस होगी, इसीलिए वह इतने हिम्मत के साथ इस क्रूअल अभिमन्यु को इस तरह खुलेआम खुद के साथ रात बिताने का ऑफर दे पा रही थी। पर राहुल इस बात को जानने में ज्यादा एक्साइटेड था कि उनके अभिमन्यु अंकल को आखिर इस सांसारिक दुनिया में उतारने वाली वह रहस्यमय लड़की है कौन। एक्साइटमेंट में राहुल खुद को रोक नहीं पाया और वह तुरंत बोल पड़ा, अभिमन्यु अंकल, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए एक बढ़िया सा होटल अरेंज करूं? अभिमन्यु ने अपनी ठंडी निगाहों से राहुल को घूरा, जैसे वह उसे वार्निंग दे रहा हो। राहुल भी अभिमन्यु की वार्निंग को तुरंत समझ गया। उसने जल्दी ही अपने शब्दों को बदल दिया, ठीक है, मैं अब जा रहा हूँ, मैं आपको और ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। इतना कहने के बाद राहुल पलटा और अपने कदमों को दूसरी दिशा में बढ़ा दिया। राहुल ने कुछ कदम उठाए और फिर पीछे मुड़कर देखा। उसके चेहरे पर एक कनिंग स्माइल आ गई। उसने अपना फोन निकाला, उसे अनलॉक किया और व्हाट्सएप खोला और अपने परिवार की ग्रुप चैट ढूंढी। रायजादा परिवार के सबसे छोटे बेटे के बारे में मुझे वह सनसनी न्यूज मिली है जिसे सुनने के बाद आप लोग सदमे में चले जाएंगे। दादाजी, दादी, माँ, पापा, दूसरे अंकल, मैंने आज अभिमन्यु अंकल को किसी लड़की को अपनी बाहों में थामे हुए देखा। आखिरकार अब वह एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में आ गए हैं, और इतना ही नहीं बल्कि वह आज पूरी रात उस लड़की के साथ ही गुजारने वाले हैं। राहुल के मैसेज करते ही तुरंत ही उस फैमिली ग्रुप में एक के बाद एक लोग मैसेज फ्लैश होने लगे। राहुल, तुम ये क्या कह रहे हो? क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हें पता भी है तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? वह अभिमन्यु है। एक बार फिर से सोच लो, अगर इसकी खबर अभिमन्यु को पड़ी तो तुम्हारी अगली खबर इस दुनिया को अलविदा कहने की ही होगी। राहुल के दूसरे अंकल ने हैरान होते हुए कहा। राहुल अभी कुछ जवाब दे पाता कि उससे पहले ही उसकी दादी का मैसेज उसे सामने दिखाई दिया। राहुल, तुम सच सच बताओ, क्या तुमने खुद अपनी आंखों से देखा है अभिमन्यु को किसी लड़की को अपने गले लगाते हुए? क्या वह सच में वह अभिमन्यु ही था ना? तुम्हें कोई गलतफहमी तो नहीं हुई है? राहुल ने एक्साइटेड होकर जवाब देते हुए कहा, अरे हाँ, वह अभिमन्यु अंकल ही थे। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, वह भी बहुत ही करीब से, और मैं पागल नहीं हुआ हूँ। मुझे पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। आप लोगों को मुझ पर विश्वास करना ही होगा। मैंने सच में देखा है। मैं तो एक फोटो भी लेना चाहता था। मुझे लगा ही था कि आप लोगों को यकीन नहीं होगा, क्योंकि मुझे भी यकीन करने में काफी समय लगा था जब मैंने कुछ देर पहले यह नजारा अपनी आंखों के सामने देखा। लेकिन अभिमन्यु अंकल के डर के कारण मैंने कोई फोटो नहीं ली। पर थोड़े अफसोस की बात यह है कि इतनी कोशिश करने के बावजूद मैं उस लड़की का चेहरा नहीं देख पाया जो अभिमन्यु अंकल की बाहों में थी। हालांकि इस ग्रुप में अभिमन्यु भी जुड़ा हुआ था, लेकिन उसने आज तक इस ग्रुप के कोई भी मैसेज नहीं देखे थे और ना ही उसने कभी कोई रिप्लाई किया था। इसीलिए राहुल पूरी तरीके से निश्चिंत होकर पूरे एक्साइटमेंट के साथ सबके सवालों का जवाब दे रहा था। उसका फोन लगातार नोटिफिकेशन के साथ बजता रहा।
ग्रुप चैट में इस एक मैसेज ने सबके अंदर उस लड़की के बारे में जानने की एक्साइटमेंट को बढ़ा दिया था। आखिर वह लड़की कौन थी जिसने पत्थर दिल अभिमन्यु रायजादा के दिल में जगह बना ली थी? ग्रुप चैट में हर कोई पागल हो रहा था। के लिए प्रॉपर जगह और ड्रिंक अरेंज करने के बाद वह जल्द ही त्रिशा की तलाश में निकल पड़ी। वाणी ने सबसे पहले उस जगह को देखा जहां उसने पहले त्रिशा को छोड़ा था, लेकिन उस जगह पर अब एक भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ, पर इस वक्त उसके लिए त्रिशा को ढूंढना ज्यादा जरूरी था, इसलिए उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वाणी त्रिशा को ढूंढते हुए जैसे ही नाइट क्लब के बाहर आई, उसने त्रिशा को अभिमन्यु रायजादा की बाहों में लेटे हुए देखा। ये नजारा देखते ही वाणी की आंखें शौक से चौड़ी हो गईं। एक पल के लिए तो उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ, पर वह जल्दी ही हरकत में आई और एक कोने में जाकर छिप गई। ये क्या कर रही है? ये पागल लड़की त्रिशा अभिमन्यु रायजादा की गोद में कैसे आ गई? ये तो राहुल के पास जाने वाली थी ना? यह लड़की तो सच में आज कुछ ज्यादा ही डेयरिंग हो रही है। क्या इस स्टूपिड को नहीं पता कि वह किस डरावनी चीज के गले लग गई है? वाणी अपने शॉक्ड चेहरे के साथ त्रिशा को देख रही थी। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आखिर त्रिशा अभिमन्यु की बाहों में कर क्या रही है। पर फिर वाणी को अचानक से महसूस हुआ कि त्रिशा धीरे धीरे कुछ बड़बड़ा रही है। त्रिशा को सुनने के लिए वाणी धीरे से उनके करीब आई। वाणी सुनना चाहती थी कि आखिरकार त्रिशा अभिमन्यु से क्या कह रही है। वाणी को यकीन था कि त्रिशा जानबूझकर अभिमन्यु के बाहों में कभी नहीं जाएगी। जरूर इसके पीछे कोई ना कोई रीजन रहा होगा। क्या वह गलती से अभिमन्यु की बाहों में गिर गई है? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए था, वरना त्रिशा का इस डरावने इंसान के पास जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। वाणी त्रिशा के करीब जाते समय अपने मन में प्लान भी तैयार कर रही थी कि वह आखिर किस तरीके से त्रिशा को इस अभिमन्यु नाम के खतरनाक मुसीबत से बचा सकती है, जिसमें उसकी यह बिना दिमाग वाली दोस्त फंस चुकी है। काफी करीब आने के बावजूद वाणी को त्रिशा की आवाज तो सुनाई नहीं दी, लेकिन उसने अभिमन्यु की ठंडी आवाज जरूर सुनी। क्या तुम श्योर हो कि मैं वही इंसान हूँ जिसे तुम ढूंढ रही हो? त्रिशा ने अपना सर कई बार हाँ में हिलाते हुए कहा। बेशक, बेशक तुम वही हो। मैं तुम्हें अच्छे से पहचान सकती हूँ, भले ही तुम कितने भी चेहरे क्यों न बदल लो। मैं तुम्हें पहचानने में कभी कोई गलती नहीं करूंगी। अब क्या तुम मेरी छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर सकते हो? मैं तो बस आज रात तुम्हारी बाहों में गुजारना चाहती हूँ। त्रिशा ने अभिमन्यु की तरफ देखते हुए मासूमियत से अपनी पलकें झपकाईं। अभिमन्यु ने अपने प्लेन चेहरे के साथ कहा, जरूर, आई होप कि इसके बाद तुम कोई रिग्रेट नहीं करोगी। अभिमन्यु की आवाज बहुत ही गंभीर और शांत सुनाई पड़ रही थी। वाणी का सर अचानक से चकरा गया। उसको अपना सर दीवार पर दे मारने की इच्छा हुई। वाणी ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने मन में त्रिशा को डांटते हुए कहा, अरे बेवकूफ लड़की, जिनकी बाहों में तुम अभी झूल रही हो वह क्रूएल अभिमन्यु रायजादा है। तुम इस निर्दय इंसान के बाहों में रात गुजारने की बात कैसे कर सकती हो? बददिमाग लड़की, तुमने इस गलत इंसान को कैसे पहचान लिया और अब तुम इसकी बाहों में चिपक गई हो? स्टूपिड, क्या मैंने तुमसे राहुल के पास जाने के लिए नहीं कहा था? लेकिन तुम उसके अंकल की तलाश करने के लिए कैसे चली गई? वाणी त्रिशा को अंदर ही अंदर डांटने में इतना खो गई थी कि उसे पता ही नहीं चला कि वह धीरे धीरे आगे आते हुए अभिमन्यु की पीठ से टकरा गई। थोड़ी देर के लिए तो वाणी को महसूस ही नहीं हुआ कि आखिर उसने किया क्या, पर जैसे ही वाणी को एहसास हुआ कि उसने क्या किया है, तो उसे अचानक अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। उसे अपने ऊपर 2 सर्द नजरें महसूस हुई। वह डर से कांपने लगी। वाणी ने अपनी आंखों को ऊपर उठाकर देखा। सामने अभिमन्यु किसी बर्फ की मूर्ति की तरह खड़ा उसे ही घूर रहा था। वह धीमी रोशनी में खड़ा था। यदि उसकी बाहों में हिलने डुलने वाली उसकी बेवकूफ दोस्त त्रिशा नहीं होती, तो उसे जरूर यह गलत फहमी हो जाती कि सामने खड़ा इंसान कोई सफेद बर्फ की मूर्ति है। वाणी को अब त्रिशा से ज्यादा खुद पर ही दया आ रही थी। भला वह इस इमॉर्टल डेविल से कैसे टकरा गई है? अभिमन्यु के आंखों के भाव बिल्कुल किसी बर्फीले तूफान की तरह डरावने थे। वाणी को अपनी त्वचा पर बर्फ की परत जमती हुई सी महसूस हो रही थी। उसने अपने बालों को अपने हाथ से कान के पीछे किया। भले ही यह फैसला सही नहीं था, लेकिन अब वह त्रिशा के लिए कुछ भी नहीं कर सकती थी। वाणी ऑकवर्ड स्माइल के साथ अपनी नर्वसनेस को छुपाते हुए अभिमन्यु की तरफ देखा और अपनी हकलाती हुई आवाज में बोली, आई एम सॉरी, मैं गलती से आपसे टकरा गई थी।
मेरा आपको परेशान करने का कोई इरादा नहीं था। मुझे माफ करिएगा, मैं चलती हूँ। वाणी ने लाचारगी से एक नजर त्रिशा को देखा, जो इस वक्त सुकून से अभिमन्यु की बाहों में लेटी हुई थी, और इसके बाद वह तुरंत वहाँ से 9-2-11 हो गई, जैसे उसने अभी कुछ देखा ही ना हो। वाणी खुद भी अभिमन्यु से बहुत ज्यादा डरती थी। अभिमन्यु ही तो एक ऐसा इंसान था जिससे आज तक उसने कभी उलझने की कोशिश नहीं की, चाहे जानबूझकर हो या गलती से। वहाँ से जाते हुए वाणी ने अपने मन में कहा, त्रिशा, मैंने तुम्हें बचाने की कोशिश की थी, लेकिन ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे मैं तुम्हें इस क्रूएल अभिमन्यु रायजादा के चंगुल से बचा सकूं। अपनी इस प्यारी दोस्त को माफ करना। मैं प्रे करूंगी कि तुम्हें अभिमन्यु रायजादा से बचने में कामयाबी मिले। वाणी ने याद किया कि अभिमन्यु के बारे में किस तरह की अफवाहें दिल्ली शहर में फैली हुई थी। अभिमन्यु को कभी किसी ने किसी लड़की के साथ नहीं देखा था। वह लड़कियों से हमेशा दूर रहता था। शायद उसे लड़कियों की वजह लड़कों में इंटरेस्ट था। फिर आज उसने त्रिशा को अपनी गोद में क्यों उठा रखा था? क्या सच में वह त्रिशा की बातों को सीरियसली ले रहा था? वाणी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर फिर वाणी में मान लिया कि अब जो भी होगा सब ठीक ही होगा। या फिर वह ऐसा होप कर सकती थी कि सब कुछ ठीक ही हो। कार में बैठे हुए अभिमन्यु अपनी गोद में लेटी हुई त्रिशा के खूबसूरत चेहरे को एकटक देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस पागल लड़की को राहुल क्यों पसंद है, जबकि उस राहुल में कोई ऐसी खास बात नहीं थी जिससे उसे पसंद किया जा सके। क्या सच में इस बेवकूफ लड़की के पास दिमाग नहीं है? हाँ, बिल्कुल नहीं ही होगा। अगर होता तो वह उसके वजह उस इडियट राहुल को क्यों पसंद करती? अभिमन्यु ने अपने सुंदर हाथों को बढ़ाकर त्रिशा की घनी पलकों को छुआ। त्रिशा की सुंदर घनी पलकें उसकी आंखों को ढक रही थी। नशे के कारण उसका छोटा सा चेहरा लाल हो चुका था। उसकी आंखें कभी खुल रही थीं तो कभी बंद हो रही थी, जिससे वह और भी ज्यादा प्यारी लग रही थी। अभिमन्यु कभी उसके सॉफ्ट गालों को छूता तो कभी उसकी सुंदर तीखी नाक को, तो कभी उसके गुलाब की पंखुड़ी के जैसे होठों को। अभिमन्यु अभी बहुत ध्यान से त्रिशा को देखने में बिजी था ही कि अचानक से त्रिशा हल्का सा ऊपर उठी और उसके कॉलर को पकड़ लिया और एक झटके के साथ उसे अपने करीब खींच लिया। बिना अभिमन्यु को कोई मौका दिए उसके सख्त होठों पर अपने नर्म होठों को रख दिया। तुषा के अचानक किए गए इस एक्शन से अभिमन्यु दंग रह गया। एक पल के लिए तो वह अपनी जगह पर जम ही गया था। अभिमन्यु अपनी काली गहरी आंखों से त्रिशा के सुंदर चेहरे को काफी करीब देख रहा था। त्रिशा के होठों को अपने होठों पर महसूस करके अभिमन्यु की आंखें चमक उठी। उसके चेहरे पर अचानक से एक कनिंग स्माइल आ गई। बिना वक्त गवाए अभिमन्यु ने त्रिशा की कमर पर अपना हाथ डाला और उसे अपने करीब खींच लिया और दूसरे हाथ को त्रिशा के बालों में डालकर उसकी किस को और भी ज्यादा पैशनेट बना दिया।